हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने जो पेपर लिया है वो है दिसंबर 2024 का। टॉपिक या सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरी चैनल में। ये है हमारा पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें दो स्टेटमेंट दी है जिसको हमें बताना है कि वो सही है कि नहीं है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि कोल्ड सीजन में जो लिजर्ड होता है ना, वो क्या करता है, लॉन्ग एंड डीप स्लीप में चला जाता है। हाँ जी, ये सही है। तीन टाइप की लॉन्ग एंड डीप स्लीप होती है। एक तो होती है हाइबरनेशन, जो कि जानवर ठंडियों में करते हैं अपना वो मेटाबॉलिज्म कम कर देते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं और अपनी कोई भी एक्टिविटी बहुत कम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक्सेस ठंडी या फूड की कमी होती है उससे वो डील कर जाते हैं। दूसरी होती है एस्टिवेशन, ये इसकी उल्टी होती है। जैसे ये बहुत ठंडे में करी जाती है या गर्मी में की जाती है, तो गर्मी को टॉलरेट करने के लिए जो जानवर ठंडी एकदम नई नीचे ज़मीन में चले जाते हैं, अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं, एक काइंड ऑफ डॉर्मेंसी की स्टेट में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और तीसरा होता है ब्रूमेशन। ये थोड़ा हाइबरनेशन की तरह ही होता है, बस हाइबरनेशन ज़्यादा एक्सट्रीम है। ब्रूमेशन में कभी कभी बीच बीच में वो पानी पीने के लिए उठ जाया करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इसी का रीजन एक्सप्लेन करता है एक तरीके से कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं कुछ सीजन्स में। जैसे मैंने बताया, हाइबरनेशन कोल्ड सीजन में होता है, एस्टिवेशन हॉट समर समर वाला सीजन जो होता तब होता है, एंड ब्रूमेशन भी विंटर सीजन, कोल्ड में नहीं विंटर सीजन में होता है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये सही है। और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कुछ हद तक, तो इसीलिए इसका आंसर होगा थर्ड वाला, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और बी ए को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर है हमारी, उसने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, अब ये सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके ले आए। फिर वो अपने इन स्टूडेंट्स के साथ बैठी और जो भी ऑब्जेक्ट्स ये लाए उनको अलग अलग ग्रुप में इसने डिवाइड करवा दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक्टिविटी कंडक्ट करने का टीचर ने का क्या मकसद था, क्यों किया उसने। तो उसका हमने सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस इन चार में से ढूंढना है। हम चलो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एक्टिविटी करवाने से जो बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन होता है वो स्ट्रेंथन होता है, यानी उसके दिमाग का एक हिस्सा होता है जहाँ वो कॉग्निशन प्रैक्टिस करता है, वो मजबूत होता है बहुत हद तक। ठीक है, तो चलो ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है। अगला पढ़ते हैं, ये एक्टिविटी डेवलप करती है चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्ट, ये भी ठीक लग रहा है। और प्राइमरी स्टेज में चिल्ड्रन बेटर लर्न करते हैं जब वो और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, ये भी चलो ठीक है। और एक्टिविटी करने से चिल्ड्रन क्या करते हैं, बहुत कम मिस्टेक करते हैं और उनको डेफिनेशन और फैक्ट्स अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। तो नहीं, हमें याद कराने के लिए तो हम नहीं कर रहे। अब इन तीनों में से हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। देखो ध्यान दो हमारी एक्टिविटी का। एक्टिविटी में उनने क्या किया, वो जगह जगह घूमे, उनने और बच्चों से बात करी और सामान इकट्ठा किया, फिर आपस में डिस्कस किया, नहीं ये अलग हो सकता है, ये अलग है, ये अलग है। उन्हें अलग अलग ग्रुप में टीचर्स ने भी उनसे बात करी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्राइमरी स्टेज में आप जितना बच्चों को इन्वॉल्व करवाओगे, जितना एक दूसरे से इंटरेक्ट कराओगे, वो ज़्यादा बेटर सीख पाएंगे। बाकी भी सही है, लेकिन ये एक्टिविटी के बेसिस में थर्ड वाला सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राकेश एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के टीचर है। ठीक है, अब उनने क्या किया, उनने अपने जो चिल्ड्रंस हैं उसकी क्लास में उनको एक एक्टिविटी दी जिसमें उसने पानी के बर्तन में कुछ चीज़ें डाली। तो उसने जब देखा बच्चों ने कि कुछ चीज़ें तो नीचे डूब गई और कुछ चीज़ें ऊपर तैरने लगी। ठीक है, तो अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न अगर उसने समझाने की जब कोशिश करी होगी क्लास में, तो उसने सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग क्या बताया होगा, टीचर ने ऐसा क्या किया होगा जो बच्चों को बताना सबसे सही होगा यहाँ पर क्लास 5th के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि टीचर को
बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि ये डेंसिटी की वजह से हो रहा है। मतलब उसने डायरेक्ट रीजन दे दिया कि भैया ये तो डेंसिटी की वजह से होता है, और बच्चों को सोचने का मौका नहीं दिया। ये तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें रीजन बताना चाहिए, लेकिन आखिर में जब बच्चों ने अपने अपने मतलब जो भी उनने सोचना था उसका रीजन दे दिया, जो पॉसिबल दिमाग चला लिया, अब लास्ट में आप उनको सही गलत सब कुछ डिफाइन करके अलग से फिर बता रहे हो कि इसका सही रीजन है डेंसिटी, तो ऐसा डायरेक्ट तो नहीं होना चाहिए। तो ए वाले आप काट दो, तो ये दोनों तो नहीं है। अब बी एंड सी या सी एंड डी, यानी सी तो पक्का है मेरा, सही है। पढ़ भी लेते हैं कि ऐसा कर, वो क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा हर बच्चे को कि वो हाइपोथेसाइज करे, यानी अपनी थ्योरी दे कि हाँ इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, फिर उसको टेस्ट करे और उसके बेसिस में एक्टिविटी बेस्ड जनरलाइजेशंस करें। ठीक है, तो ये तो सही है। अब हमें बी और डी में चुनना है। डी क्या बोल रहा है, टीचर शुड से कि इसका जो मेन रीज़न है आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। जी नहीं, बहुत सारे टीचर्स ये गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। आप उनको थोड़ा तो बताओ, फिर उनको बोलिए कि आप और समझेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मेन रीज़न आपको आगे पता चलेगा। आप उनको एक्टिविटी बेस करने दो, अपनी थ्योरी बनाने दो, और जो उसका मेन मुद्दा है, मेन रीजन है, कुछ हद तक आप उनको समझा दो। ठीक है, तो ये डी गलत हो गया, यानी ये गलत है, यानी हमारा सही हो गया बी एंड सी। बी पढ़ लेते हैं। वो हर बच्चे को फ्रीडम देगा कि बच्चा खुद से ऑब्जर्व करे, रिकॉर्ड करे, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस और इंटरप्रिटेशन को लिखे। और टीचर क्या करेगा, उनकी ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन को देखेगा कि क्या बच्चा बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और उसके बेसिस में सही आंसर बताएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया फोर्थ, बी एंड सी। 87। अच्छा जी, ये बोल रहा है कि इंडिया में अभी है 10 AM, यहाँ पर है ना, कुछ इंडिया इस तरीके से है। उसके बाद आप इधर जाओगे तो ये साउथ ईस्ट आशियन कंट्रीज शुरू हो जाती है, यहाँ जाके कहीं जापान है। और ये बोल रहा है कि इस जगह पे 12 बज गए, यानी 10 + 2, 2 घंटे आगे कौन सी कंट्री होगी। अब देखो ये इंडिया है यहाँ पर, आप अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम माइनस होता है, और ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम प्लस होता है। तो इतना तो ध्यान दे दो कि जो वेस्ट की तरफ कंट्री होगी वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर टाइम 2 घंटे बड़ा है, यानी लंदन नहीं होगा और कराची नहीं होगा, क्योंकि इंडिया से ईस्ट की तरफ पड़ते, लंदन यहाँ पड़ता है, कराची यहाँ पड़ता है कुछ कुछ। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब जापान बहुत दूर है, इंडिया से जब आप जापान जाओगे तो काफ़ी घंटों का फ़र्क आ जाएगा। तो यानी सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ कहीं है। आप अच्छी से मैं देखोगे तो आप समझ जाओगे सिंगापुर यहाँ कहीं है। तो क्या ऑप्शन बचा हमारा, सिंगापुर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक चाइल्ड सेंटर्ड ईवीएस क्लासरूम में इनमें से कौन सा लीस्ट लाइकली है कि ऐसा हो। चाइल्ड सेंटर यानी हम बच्चे पे ध्यान दे रहा है पूरा, हम जो टीचर है ना। चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी सीन शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस वाइल डिस्कसिंग इन द क्लास, ये तो हो सकता है। हम उनको मौका देंगे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखें, तो ये तो होगा। तो ये तो लीस्ट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विल बी सीन इन क्लासरूम लिसनिंग टू द टीचर। अच्छा जी, ये होने के चांसेस बहुत कम है। चाइल्ड सेंटर्ड में हम चाइल्ड से सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, उनसे ऑब्जर्वेशन लिखाएंगे, यानी उनको हर जगह इंगेज करके चलेंगे। तो ऐसा बहुत कम होगा, या मुश्किल ही होगा कि वो बच्चे बस टीचर को सुन रहे हैं। तो यानी ये है, ये वाला ऑप्शन। बाकी भी पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन विल बी सीन एक्टिवली वर्किंग इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, ये तो होगा। द सीटिंग अरेंजमेंट विल बी सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ दी चिल्ड्रन। हम बच्चों को इंगेज कर रहे, तो कभी हम फ्रंट वाले को लास्ट में भेजेंगे, कभी लास्ट वाले को फ्रंट में बुलाएंगे, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होते रहेगी। तो इसका सही आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 30 जनवरी 2023 को न्यू दिल्ली से बेंगलोर के लिए ट्रेन को बोर्ड किया। ठीक है, वो 17 बजे, शाम को 17 बजे चला न्यू दिल्ली से, और बेंगलोर अगले दिन की 17 बजे पहुंच गया। कब, 31 जनवरी की। तो कितनी ट्रैवल होगी उसकी, कम से कम 24 घंटे की। हाँ, एक दिन पूरा लग गया उसको। अब वो कितना चला, करीब इतना उसने ट्रैवल किया। हमें अब पूछ रहे स्पीड। आपको स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है 1773 को डिवाइड कर दो आप, सॉरी 1776 को डिवाइड कर दो 24 से।
अब आप इसको यूनिट में कन्वर्ट मत कीजिए, ये किलोमीटर में दिया है, ये आवर में दिया है, और देखो आंसर में भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर ही है, तो हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो इसमें मिनट होता या सेकंड होता, तब आप यहाँ पर उस हिसाब से चेंजेस कर लेते। तो इसको डिवाइड करने में आपको आंसर मिलेगा 74। आई होप आपको डिवीजन आता हो। सिंपल आपको डिवाइड करना है 1776 को 24 से, 24 से 7 जा करोगे और आगे आगे करते जाओगे तो आपको यहाँ पर 74 मिलेगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने कैसे करना है आपको मैथ्स की क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है, प्लीज़ आप उस वाली वीडियो को रेफ़र करें। मैं यहाँ बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसको हमने बताना है कि सही है कि नहीं है और क्या ये असर्शन का प्रॉपर रीजन है या नहीं है। तो ये बोलता है जो भी हम करिकुलम डिसाइड करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ाने के लिए, करिकुलम मतलब सिलेबस समझ लीजिए एक तरीके से, वो थीम बेस्ड होता है। अलग अलग थीम होती है, जैसे कुछ फूड से रिलेटेड होते हैं, कुछ शेल्टर से रिलेटेड होते हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हर थीम इंटर रिलेटेड होती है, यानी कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशन होता है। हाँ जी, ऐसा है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है ईवीएस की, तो आपने ऐसा इंडेक्स में देखा होगा कि थीम्स में डिवाइडेड है चैप्टर्स। ठीक है, तो ये तो सही है। अब इसका रीज़न बता रहे हैं कि सिलेबस को ऐसा थीम बेस्ड रखने का ये है ताकि बच्चों की डीप अंडरस्टैंडिंग बन सके, और हर थीम की वो भी, और हर थीम एक क्वेश्चन से शुरू होता है। हाँ जी, क्वेश्चन से शुरू होता है, हमने चैप्टर्स पढ़े तो ऐसा ही होता है। तो यही है, क्वेश्चन से शुरू होता है ताकि हम बच्चे के दिमाग में एक थॉट डालें, उस थॉट के बेसिस में वो सोचता जाए जब वो चैप्टर पढ़े, और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी सी डेवलप हो पूरे ही उस पर्टिकुलर थीम की। तो इसीलिए हमने इस तरीके से डिवीज़न कर रखे हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। आपने देखा होगा कि हम अगर एनालाइज करें तो अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो हमारे बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे। एनसीईआरटी की भी अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है, हमें कोई भी चीज़ उसमें से नहीं छोड़नी। जैसे अभी हमें इसमें पूछ लिया था कि ईवीएस में थीम बेस्ड आता है कि नहीं है, अगर हमने इंडेक्स में ध्यान नहीं दिया होगा तो ये क्वेश्चन तो हमसे मिस हो जाएगा ना। इसलिए उस बुक का हर हिस्सा, हर पार्ट ज़रूरी है। आप उसको अच्छी से पढ़िए, आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा और आप इजीली 120 प्लस स्कोर कर पाएंगे। आई होप आप अच्छे हो सभी। आपको कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।